प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 अर्थात यूपी टेट के संपूर्ण विषयों के प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं मनोविज्ञान के 30 ऐसे संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। बाल विकास में क्या होता है? विकास प्रक्रिया पर बल है, या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या फिर उपरोक्त सभी पर यानी उपरोक्त सभी का अध्ययन होता है। तो इतना देर में तो अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन संख्या डी इसका सही होगा। उपरोक्त सभी है ना, उपरोक्त सभी पर बाल विकास में अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर बल है। अब आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, क्या है? अच्छा शिक्षक है उसका केंद्र बिंदु बाल मनोविज्ञान का, कि बालक होता है, या शिक्षण प्रक्रिया, या फिर विद्यालय? क्या केंद्र बिंदु होता है बाल मनोविज्ञान का? तो इसका केंद्र बिंदु होता है मित्रों बालक। तो ऑप्शन संख्या 20 सही होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह मित्रों, है ना। ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी स्किनर, एबिंगहास या बार्टलेट ने किया था। तो इसका सर्वप्रथम निरर्थक सामग्री शब्दों का प्रयोग अब तक आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, एबिंगहास ने किया था। अब आइए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ध्यान दीजिएगा, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है कौन सा मत? मानव विश्लेषणवाद, या फिर व्यवहारवाद, या संबंधवाद, या गेस्टाल्टवाद? अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन डी सही होगा मित्रों, गेस्टाल्टवाद, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, थकान, मानसिक योग्यता, या यह सभी? तो इसमें से देखिए पूछ रहा है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं? तो इसमें से उपरोक्त सभी होंगे, अतः ऑप्शन आपका डी सही होगा, यह सभी। अब प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है, बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है ना। क्या क्षेत्र है? देखिए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ये तो होता ही है बाल विकास के अध्ययन में। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, यह भी होता है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, तो यह भी होता है, अतः इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। आप सभी लोग समझ सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। देखिएगा प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 स्तर पर, है ना, जो प्रारंभिक स्तर होता है उस पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा मित्रों वह होगा सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्परता, या अभिवृद्धि, या गतिशीलता, या आनुवंशिकता? तो यहाँ पर देखिए शारीरिक वृद्धि के बारे में पूछ रहा है, तो ये तत्परता नहीं होगा, गतिशीलता नहीं होगा, आनुवंशिकता तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन संख्या 20 सही होगा, अभिवृद्धि। अब प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? अच्छी स्मृति की विशेषताएं शीघ्र पुनः स्मरण होता है, या शीघ्र पहचान होता है, या अच्छी धारणा होती है, या फिर यह सभी? तो अच्छी स्मृति क्या? जल्दी से आपको याद आ जाए, जल्दी से पहचान कर लें, अच्छी धारणा करें, या तीनों होता है?
इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त यह सभी होते हैं। अच्छी स्मृति की धारणा विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा इसमें से कथन सर्वोत्तम है? क्या कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? तो याद रखिएगा कि बाल मनोविज्ञान में यह कुछ तो होता ही नहीं है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। उनके लिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अतः ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 11 के तरफ। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, है ना। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके लिए देखिए ऑप्शन है, पहला थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, बीने साइमन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बीने साइमन ने किया था, यह हम लोग याद रखेंगे। बीने साइमन ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। वाणी दोष नहीं है, सरल सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण, है ना। तो यह तो वाणी दोष हो ही नहीं सकता, मतलब ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, है ना, हकलाना या तुतलाना, तीव्र स्पष्ट वाणी। तो इसमें यहाँ पर देखिए स्पष्ट नहीं अस्पष्ट रहेगा, अस्पष्ट वाणी। क्योंकि अगर आपका स्पष्ट तीव्र स्पष्ट वाणी है तो यह भी दोष नहीं होगा। देखिए अब इसके प्रश्न को समझते हैं। हकलाना या तुतलाना यह वाणी दोष है। धीमी और ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण, है ना, ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण यह भी दोष है। अब यह तीव्र और अस्पष्ट वाणी जब हो जाएगा तो यह भी दोष हो जाएगा। ऑप्शन डी भी। तो इसमें से क्या बचेगा? ऑप्शन संख्या बी, है ना, धीमी और तेज गति से बोलना, यह कोई वाणी दोष नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या इसका बी सही होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 के तरफ। 13 पर है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। तो यदि आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, या फिर मनोचिकित्सक, यहाँ पर रहेगा मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे? तो इसमें देखिए, यह आप तो अभिभावक के पास नहीं जाएंगे, चिकित्सक के पास भी नहीं जाएंगे, और उसके भाग्य पर तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आप स्वयं परामर्शदाता बन करके भूमिका का निर्वाह करेंगे, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही है। अब आप लोग प्रश्न संख्या 14 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, विक्षमता का। आप लोग इतने देर में अब समझ सकते होंगे, अध्ययन किए हैं तो। ऑप्शन संख्या 20 सही होगा, विशिष्ट बुद्धि का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। अभी प्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। इस तथ्य को मित्रों समझिएगा, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण पूछ रहा है। तो अभिप्रेरणा जो भी होती है वह जो है आपको जन्मजात एवं अर्जित, जन्मजात तथा अर्जित होती है। अतः ऑप्शन संख्या सी सही होगा। अब प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। जो आत्म केंद्रित व्यक्ति क्या होता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्मुखी, सामाजिक निर्भर, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वह अंतर्मुखी होता है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसलिए इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 पर। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया, यह कथन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के द्वारा, या क्रूज के द्वारा, या डीवी के द्वारा, या फिर रास के द्वारा।
तो इसे तो याद करने की बात है मित्रों, यह डी रास के द्वारा दिया गया है, इतना याद रखिएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। सीखना है, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, या अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है? तो मित्रों जब कोई सीख लेता है तो यह तीनों क्रियाएं उसके अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अतः ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आप प्रश्न संख्या 19 पर। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, किसका है उक्त कथन? टीपी नन, हरलाक, मैकडूगल का या रास का? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है मित्रों, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यह है ऑप्शन संख्या बी, हरलाक का, है ना। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम वाला जो यह कथन है, ऑप्शन संख्या बी हरलाक का है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, इसे याद रखिएगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है किसका है? व्यक्तिक समायोजन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, या फिर कौशल अर्जन? तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है मित्रों व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिमार्जन। ऑप्शन संख्या इसका सी सही होगा, व्यवहार में परिमार्जन। ठीक, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। शैशवावस्था के लिए शिक्षण विधि है। जब शैशवावस्था होती है तो उसके लिए शिक्षण विधि कौन है? मॉन्टेसरी विधि है, या खेल विधि है, या किंडरगार्टन विधि है, या उपरोक्त सभी है? अब आप लोग इतने देर में तो समझ ही गए होंगे किसका ऑप्शन संख्या डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अब क्योंकि यह तीनों शैशवावस्था के लिए शिक्षण विधि हैं, प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो यह तो फेमस सरल सा प्रश्न है, इसको फिर भी एक बार ऑप्शन देख के समझ लेते हैं। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। तो इसका मित्रों सही होगा ऑप्शन संख्या ए, 6 से 14 वर्ष। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है तो पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। कभी कभी सरल प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। एक बच्चे की अभिवृद्धि एवं और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन है? यानी बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की, कि वह कितना वृद्धि किया, कितना विकास किया, इसके अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन है? आइए देखते हैं। मनोविश्लेषण विधि है, या विकासीय विधि है, सांख्यिकी विधि, या तुलनात्मक विधि है? इतने देर में अब आप लोग समझ गए होंगे मित्रों इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन संख्या बी, विकासीय विधि ही उनके वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? बी.एन. झा का, स्किनर का, डेविस का, वुडवर्थ का? तो इतने देर में अब आप लोग समझ सकते हैं मित्रों कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर मित्रों जो सही होगा वो ऑप्शन संख्या बी, स्किनर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। बुद्धि लब्धि के बारे में किसने खोज किया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। जैसा मैंने कहा था कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ही कलेक्शन हमने दिया है आप लोगों को। बुद्धि लब्धि के बारे में किसने खोज किया था? स्टर्न ने, बिने ने, टर्मैन, स्किनर? तो इसका अब तक इतने देर में आप लोग समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या सही होगा। 25 का सी, टर्मैन सही होगा। बुद्धि लब्धि के बारे में इन्होंने ही खोज किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 26 पर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया है क्या है? यह अक्सर करके सामान्यतः कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह पढ़ने की अक्षमता है, या लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, या सुनने की अक्षमता है? तो इतने देर में आप लोग समझ गए होंगे मित्रों कि यह जो है
पढ़ने की अक्षमता है। एलेक्सिया एक्चुअली वह बीमारी है जो कि सिर उर में कभी कभी चोट लग जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है कुछ, तो वो पढ़ने में असक्रिय हो जाते हैं, पढ़ने में असहाय हो जाते हैं, उसे एलेक्सिया कहते हैं। तो पढ़ने में अक्षमता होती है। अब प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इससे संबंधित एक प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में तो रखा हुआ है, जरूर पूछेगा, चाहे जैसे घुमा करके पूछ दे। तो 81 से 120 होता है, या 81 से 110, या 80 से ज़्यादा, या 71 से कम कौन होता है? तो इतने देर में आप लोग स्पष्ट रूप पर समझ चुके होंगे कि 71 से कम होता है जिसकी बुद्धि लब्धि जड़ बुद्धि, मतलब जो जड़ बुद्धि होते हैं। अब प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। बच्चों में अच्छा गुण और अच्छा संस्कार कहाँ से प्राप्त होता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अच्छा गुण और अच्छा संस्कार विद्यालय से होता है, या परिवार से होता है, या सिनेमा घर, या मैदान? तो ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब इन दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो अच्छे गुण और अच्छा संस्कार जब भी प्रश्न आए मित्रों, आप लोग क्या आंसर में लगाएंगे? उसके लिए बी, परिवार को लगाएंगे, बी ही सही होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? यह भी बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, है ना। यह कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक स्किनर, विलियम जेम्स, वाटसन, वुडवर्थ। आप लोग अब इतनी देर में समझ चुके होंगे कौन माने जाते हैं। ऑप्शन संख्या 20 सही होगा, विलियम जेम्स माने जाते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30 और अंतिम प्रश्न है। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में, यहाँ पर नीति रहेगा मित्रों, विधि नहीं रहेगा, यहाँ पर नीति रहेगा, है ना। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? सिद्धांतों का अंतर होता है, या पाठ्य वस्तु का होता है, या प्रारूपों का, या फिर उद्देश्यों का? तो इतनी देर में इसका आप लोग उत्तर समझ चुके होंगे मित्रों। इसका उत्तर होता होगा ऑप्शन डी होगा, उद्देश्यों का। यानी शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में जो अंतर होता है वो उद्देश्यों को होता है। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है मित्रों, नमो नमः।